अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का एक नया टॉपिक करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी CSS एस्पायरेंट हैं सबको ये टॉपिक आना चाहिए। आपका ये पाकिस्तान अफेयर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के हवाले से होंगे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और इस चैनल को प्रमोट भी ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाने में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या होता है किसी भी मुल्क के लिए। आपको पता है जितने भी ममालिक हैं ना, अगर उनकी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें ना तो उसमें कहीं ना कहीं जो मेन रोल होता है ना वो उनकी इंडस्ट्रीज़ का होता है। अब जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो मेन रोल परफॉर्म करती हैं इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने तरक्की ही इसी वजह से की है, उन्होंने इंडस्ट्रियल सिस्टम को इम्प्रूव किया था। तो ये दो आप कह सकते हैं कि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका रोल है और दूसरा ये है कि एक अंडर डेवलप कंट्री को अगर आपने डेवलप बनाना है ना तो आप इंडस्ट्रियल सिस्टम को बेहतर बना दें तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेजर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉटन इंडस्ट्री आती है। पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है ना वो इसी इंडस्ट्री में हुई। पाकिस्तान ने की मैक्सिमम जो प्रोग्रेस है ना वो कॉटन इंडस्ट्री में की है। अब जब पार्टीशन हुई थी तो पाकिस्तान को सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ के शेयर मिले थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 850 लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉटन की पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और एक फिगर आप लोगों ने याद रखनी कि 1975 में तकरीबन 70 करोड़ यार्न्स प्रोड्यूस किए गए थे कॉटन इंडस्ट्री की तरफ से। यार्न्स कहते हैं सूती कपड़े को। तो तकरीबन 70 करोड़ यार्न प्रोड्यूस किए गए थे। और उसके बाद जो हमारे कॉटन इंडस्ट्री का मेन इम्पोर्टर्स हैं ना वो ये दो ममालिक हैं, हांगकॉन्ग और जापान। ये हमसे कॉटन की इम्पोर्ट करते हैं। लोकेशन इसकी मेनली फैसलाबाद, लाहौर, कराची में है और भी बहुत सारे सिटीज़ में हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़। बाकी एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। मैनचेस्टर का आपको पता है कि ये इंग्लैंड में है और वहाँ पे ये कह लें कि जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस शुरू हुई थी ना या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई थी अगर दुनिया में ये मॉडर्न एरा में तो वो यहाँ पे मैनचेस्टर से हुई थी। तो क्योंकि फैसलाबाद भी इंडस्ट्रियल सारा सिटी है तो इस वजह से फैसलाबाद को लोग मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है वोलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। अब वोलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की वो कोई इतनी ख़ास नहीं है या इतनी कह लें कि उसने इतनी तरक्की नहीं की। बन तो रहा है वोलन टेक्सटाइल, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन उसकी मेन वजह यह है कि जो हमारा यहाँ पे वोलन है ना वो कोई इतना ख़ास किस्म का नहीं है, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं। तो हमें अगर कोई वोलन चीज़ बनानी है तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से ना इतना को ख़ास इस इंडस्ट्री ने तरक्की नहीं की, लेकिन हो रहा है काम। लोकेशन इसकी बन्नू, कराची, मुल्तान, नौशहरा में है और तकरीबन इसकी 30 वोलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है ये हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह बेहतर है। दाऊद खेल है, दांदकोट है, जेलम है, कराची वगैरह में ये काम कर रही है सीमेंट इंडस्ट्रीज़। अब सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम या क्ले, वो इतना है हमारे मुल्क में कि वो हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल काफ़ी है। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में और इसकी ज़्यादातर लोकेशन मर्दान, फैसलाबाद, पत्तों की, लाड़काना और जंग वगैरह में इसका काम हो रहा है। ये शुगर मिल लगी, वैसे उकाड़ा में भी है बाबा फरीद शुगर मिल। तो ये
इस तरह हमारी कुछ ये इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जब पार्टीशन नहीं ना हुई थी, टोटल जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे ना उस वक्त वो 955 थे। उनमें से पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले थे। ये आप देखें कितना हमारे साथ ज़्यादती हुई थी कि सिर्फ 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमें मिले थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक इदारा बनाया जिसको कहते हैं पाकिस्तान। उन्होंने एक इदारा बनाया PIDC, जिसका मतलब है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इस इदारे का काम क्या था? ये असल में ये था कि जो नए लोग कर रहे थे ना, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रहे थे, उनको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी ना, ये उनको प्रोवाइड करते थे, उनको सपोर्ट करते थे ताकि वो अपना काम जारी कर सकें। और PIDC ने ना मेन कुछ ही जो थी ना इंडस्ट्रीज़ उनमें ज़्यादा फोकस किया था, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र में या जूट मिल्स में। ये जूट मिल्स हैं जो पटसन वाले, आपको पता है पटसन की ना पैदावार या पटसन का काम करती। अब ज़्यादातर ये जो जूट मिल्स हैं ये उधर हैं बांग्लादेश में, आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 12 थी, जिनमें से 5 अब बंद हो गई, बाकी 7 रह गई। अच्छा, यहाँ से मेन, ये तो एक इंट्रोडक्शन था और यहाँ से मेन हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है ना वो क्यों है? काजेज़ हमने पढ़ने, वजूहात क्या हैं कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्यों पीछे रह गए। तो पहला वजह, 3 वजूहात हैं। एक हम हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, दूसरा हम इकोनॉमिकल पढ़ेंगे, एक हम सोशल काजेज़ पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल काजेज़ क्या हैं। पहला हिस्टोरिकल काजेज़ में जो पहला पॉइंट आता है वो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश रूलर्स थे, उनकी पॉलिसी ही ऐसी थी कि वो मुसलमानों को फेवर ही नहीं करते थे। तो मुसलमानों को उन्होंने इंडस्ट्रीज़ की तरफ आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तक हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडस्ट्रीज़ में कोई ख़ास नहीं। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे है। तो ये तो हिस्टोरिकल काज पहली होगी। दूसरी थी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी ना, वो आई थी तकरीबन जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ ना, तब आई थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे ना, ये जो ब्रिटिश रूलर थे, वो बड़े चालाक किस्म के थे। उन्होंने क्या किया कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थी उन्होंने अपने ममालिक में वहाँ पे उसको यूज़ किया, लेकिन बड़े सगीर में उन्होंने वही ओल्ड मेथड, मतलब ना इंडस्ट्रीज़ में काम करवाया भी, लेकिन उन्होंने ओल्ड मेथड के ज़रिए करवाया, जिससे प्रोडक्शन कम हुई और जो मुस्लिम थे ख़ास तौर पर वो पीछे रह गए। मतलब उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। इकोनॉमिक काजेज़ क्या हैं? ये पहले हम हिस्टोरिकल काजेज़ में 2 हमने पढ़ लिए। एक ब्रिटिश रूलर्स की कह लें कि उनका जो था ना पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक काजेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्प्यूटेबल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। ये अब आपने समझना है। अब हुआ क्या कि जब पार्टीशन हुई ना तो 1950 में जिन बंदों की हुकूमत थी ना, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमने ना चीज़ें इंपोर्ट करनी, मतलब ना बाहर से लेनी हमने खुद, अभी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमने खुद नहीं बनानी। अब 1960 में ना कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना हमारा मुल्क आना शुरू हो गया। अब आपने सिर्फ ये गौर करना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे चेंज होती रही। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी हमने ना बाहर की चीज़ों को रोकना है, अगर बाहर की चीज़ें आती भी हैं ना उनको हमने अंडर गवर्नमेंट रखना है। और ज़िया-उल हक़ साहब ने क्या किया, उसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारे इदारों की। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट करते हैं।
तो अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो पॉलिसी थी ना वो बार बार चेंज हो रही थी, इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी पाकिस्तान की चेंज होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे ना वो हेजिटेशन मालूम करते थे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पहली वजह थी इकनॉमिक काज की कि डिस्प्यूटेबल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। दूसरा वजह क्या थी कि लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हुआ, अच्छा ये ठीक हो। अच्छा, ये जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ना, इनकी शॉर्टेज थी, जैसे कि ऑयल या कोल, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर कोल के हमारे पास ज़खायर हैं भी, तो उनकी कोई प्रॉपर आप कह लें कि रिसर्च नहीं हुई गई, जिसकी वजह से हम इस शॉर्टेज को कम कर सकें। तो ये भी वजह बनी थी कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पर पीछे हैं। तीसरा है लो इन्वेस्टमेंट एंड लो सेविंग। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब कि हमारा ना इंडस्ट्रियल सिस्टम में कोई कैपिटल है कोई ख़ास नहीं, जो मतलब प्राइसेस को कंट्रोल कर सके या जिसका कंट्रोल हो सब चीज़ों पे, वो नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम पीछे है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकल हॉनर। अब देखें, जो हमारे पास स्किल वर्कर्स हैं ना, वो भी लैक है, मतलब उनकी भी कमी है, कोई इतने ख़ास स्किल वाले वर्कर्स नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि लिटरेसी जो आप कह लें कि नाखानदगी है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हमारी अगर टेक्नोलॉजी हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत पुरानी ऑर्थोडॉक्स टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे पीछे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसके बाद अगली वजह आती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं बेहतर है, आपके रोड्स नहीं बेहतर हैं, रेलवे नेटवर्क नहीं बेहतर है, कम्युनिकेशन नहीं बेहतर है, तो वो भी आपकी इंडस्ट्री को फॉल करने में एक वजह बनेगा। तो ये सारी वजूहत अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। अब आपको पता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी, ऑयल, केमिकल। अब ये जो हम क्योंकि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, तो उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंपोर्टेड जो मशीनरी मंगवाते हैं उसकी ज़्यादा है, ऑयल की ज़्यादा, केमिकल्स की ज़्यादा। तो जितनी भी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। इस वजह से भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो पीछे रह रहा है। उसके बाद है अनफेवरेबल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स हैं। अब यहाँ पे ये ट्रेंड बना हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स को प्रेफरेंस दी जाती है जबकि कैपिटल गुड्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि कंज्यूमर गुड्स में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है और कैपिटल गुड्स में कम, लेकिन आपको तरजीह देनी चाहिए कहीं ना कहीं पे कैपिटल गुड्स को, ताकि उनको हम प्रमोट करें। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो पीछे रह रहा है। उसके बाद अगली वजह आती है लिमिटेड मार्केट फॉर कैपिटल गुड्स। अब जो कैपिटल गुड्स बेचारे बना रहे हैं उनको मार्केट अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल करें। नैरोनेस है डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट की कैपिटल गुड्स के बारे में। इस वजह से जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनके स्मॉल साइज़ मार्केट बन गई है। एक तो लो परचेजिंग पावर की वजह से, एक लो स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स की वजह से और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो ये भी वजह है हमारी इंडस्ट्रीज़ पीछे क्यों रह गई। अगली वजह अगली वजह है लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब टेक्निकल एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, बहुत कम है। शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत टेक्नोलॉजी कम है। हम सीधा मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल एजुकेशन इतनी है ही नहीं है। तो इस वजह से भी लैक ऑफ रिसर्च नहीं है। चीज़ें रट्टालाइजेशन ज़्यादा हो रही, चीज़ें समझाई कम जा रही हैं, जिसकी वजह से
हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, पीछे रहेगी। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्डनेस है। उसके बाद अगली वजह आती है इकोनॉमिक सैंक्शन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ना, वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। वो क्या करती हैं, उन्होंने ट्रेड करनी तो वो भी आपस में ही कर लेते हैं, आपस में ही वो करते रहते हैं ट्रेड, जो भी डेवलप कंट्रीज़ है। अब वो उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम लो होता है, मतलब वो हमसे कोई चीज़ लेते ही नहीं हैं। तो अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम मतलब वो चीज़ें हमें नहीं देते, वो आपस में ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनके साथ उनका इतना कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, और उस वजह से भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ना, वो बैकवर्ड रह गया। उसके बाद ग्लोबल रिसेशन है, ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पीछे रह गई। उसके बाद आता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है इंपोर्ट करने की मॉडर्न मशीनरी की, एडवांस टेक्नोलॉजी की, और शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। अगर ये तीनों चीज़ें हम फिल करते हैं, ये तीनों चीज़ें फिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या हो रही, बैकवर्ड जा रही। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल काजेज़ क्या हैं। सोशल काजेज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट काजेज़ हैं। एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री हमने लगानी कैसे। उसके बाद अनस्किल्ड, अनट्रेंड, इलिटरेट लेबर होती है, जिसको काम ही करने का नहीं पता है, वो स्किल्ड पर्सन ही नहीं है जो इंडस्ट्रीज़ को चला सके। तो इस वजह से भी, क्योंकि लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इस वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड जा रही हैं। फेथ एंड फेट, लोग बहुत ज़्यादा इरेशनल हैं, मतलब वो फेथ और फेट पर ईमान रखते हैं। वो कहते हैं कि हमने रिस्क नहीं लेना। इसकी वजह क्या है, एब्सेंस ऑफ कमर्शियल माइंड, उनका कमर्शियल माइंड ही नहीं है। वो कहते हैं कि बस हमने इतना काम करना है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ना, बेसिक ज़रूरियात हैं, वो बस पूरी हों, हमें इससे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी। तो कमर्शियल माइंड ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्डनेस जा रही। उसके बाद नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन आपको पता है कि ये एक बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, जो कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत आम है, जिसकी वजह से हमारे जो इदारे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पीछे जा रही। क्लाइमेट एंड वेदर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वजह है। देखें, हमारी इंडस्ट्रीज़ का और एग्रीकल्चर का ना आपस में डायरेक्ट लिंक है। अब अगर वेदर कुछ भी इफ़ेक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो उसका जो असर होगा वो किस पे होगा। बेमौसमी बारिशें आती हैं तो उससे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ख़राब होगा, जिससे इंडस्ट्रीज़ भी ख़राब होगी। तो ये भी एक वजह बन सकती है। अब पॉलिटिकल काजेज़ क्या हैं, ये तो हमने पढ़ ली, और आगे आती हैं पॉलिटिकल काजेज़। पॉलिटिकल काजेज़ में सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वो क्योंकि गवर्नमेंट जब चेंज होती है ना, तो उसकी पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। अब इन्वेस्टर्स रिस्क मालूम करते हैं। अब देखें, जैसे नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिसी थी, अब इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपनी पॉलिसी से काम शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिस्क फील करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, इस वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड जा रही हैं। अब ये सारी वजूहात पढ़ने के बाद अब अगर हमसे कोई पूछे कि जनाब ये सारे तो आपने बता दिया, अब ज़रा आप बताएं कि क्या आप सजेस्ट करते हैं कि इसको फिर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम ऊपर ला सकते हैं। तो कुछ सजेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एलोकेशन ऑफ फंड्स। पहली बात तो ये है कि हमें फ़ंड्स देने चाहिए इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, कि लोग इंडस्ट्रियल रिसर्च करें, फिर आके इंडस्ट्रीज़ लगाएं। पहले वो अपनी एजुकेशन उसके बारे में सीखें,
उनको हमें फंड्स मैक्सिमम प्रोवाइड करने चाहिए। इंक्रीज़ इन कैपिटल, मतलब एक कैपिटल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल कैपिटल होना चाहिए जो हर चीज़ को कंट्रोल करें। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, इसका काम होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये फिर वही बात आ गई, हमें टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ताकि लोग टेक्निकल एजुकेशन को सीखें और फिर ये इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ आएँ। उसके बाद टैक्स कंसेशन है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। टैक्स अगर वो कम करेंगे तो इससे भी लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सिस्टम बेहतर हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल हर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करें, ताकि क्या हो कि वो इंडस्ट्री बेहतर तौर पर रन कर सके। क्रेडिट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इंडस्ट्री लगा रहा है, उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसको ज़रूर होनी चाहिए। कुछ ऐसे इदारे होने चाहिए कुछ ऐसे इदारे होने चाहिए जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उससे वो आगे रन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो सजेशन है वो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट है, मतलब जो कैपिटल गुड्स हैं उनके लिए जो मार्केट स्मॉल हुई है ना, उसको बढ़ाया जाए। मतलब कोई अगर कैपिटल गुड्स बनाता है तो वो यहाँ पे ना उसको मार्केट अवेलेबल हो कि वो उसको इजीली सेल कर सके। इंक्रीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया जाए कि वो हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि क्या हो कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बेहतर हो सके। पॉलिसी स्टेबिलिटी, अब ये वही बात है, अगर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबिलिटी, अगर कुछ पॉइंट गलत हैं तो उनको आप रोक सकते हैं, लेकिन जो अच्छे पॉइंट्स हैं एक गवर्नमेंट के, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती तो वो उन पॉलिसीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फील ना हो कि ये जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है ये अनस्टेबल हो रही। तो ये चीज़ ज़रूरी। पावर शॉर्टेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिजली की बिला तात्तुल फराहमी करेंगे तो इससे भी हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेहतर तौर पर रन होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी इंडस्ट्री की बैकवर्डनेस के, उनके सजेशन के, हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ के। तो उम्मीद है ये थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में बेहतर इल्म मिला होगा। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कुछ बेहतर ये समझ लग रही है या नहीं लग रही। तो उम्मीद है आप इस चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।